नमस्कार छात्रों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकता के संबंध में किस वैज्ञानिक ने कितने और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान हम ये भी जानेंगे कि जेनेटिक्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन से सिद्धांत परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी जेनेटिक्स से ही जुड़ी है, ठीक है। और इस कहानी का जो हीरो है वो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि मेंडल साहब जो कि आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, वो इस कहानी के हीरो हैं, ठीक है। अब हम इस कहानी को सुनना स्टार्ट करते हैं। एक समय था कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो अपने मतलब ये पेशे से क्या है, ये पेशा नहीं बोल सकते अपन इसको, लेकिन ठीक है, ये एक पादरी थे। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, वहाँ पे ये एक चर्च में पादरी थे। पादरी होने के साथ साथ ये जब अपने चर्च में जाया करते थे तो ये आसपास जो इनका गार्डन था उसमें मटर के पौधों को देखा करते थे, ठीक है। मटर का पौधा समझते हैं ना अपन, यानी कि वो मटर जिसके पनीर के साथ मिला के अपन खा जाते हैं, ठीक है। तो ये मटर के पौधे को देखा करते थे, ठीक है। मटर के पौधों को देखकर ये सोचते थे कि आखिरकार मटर के कुछ दाने जो हैं वो प्रॉपर गोल होते हैं, कुछ दाने प्रॉपर गोल नहीं होते। ये मैंने एक मटर का पौधा बनाने का प्रयास किया है जो शायद मटर का पौधा जैसा लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन अपन मान के चलना। तो ये देखते थे कि कुछ मटर के दाने प्रॉपर गोल होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है। कुछ जो गोल नहीं होते वो कैसे होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, जैसे झाइयां पड़ जाती है ना, रिंकल्ड पड़ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। कुछ मटर के जो दाने हैं वो मीठे मीठे होते थे, कुछ नहीं होते थे। आखिरकार इसके पीछे का क्या रहस्य है, इस चीज को जानने के लिए पादरी जो थे यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो रिसर्च करने लगे। रिसर्च के दौरान उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला और उस संबंध में कुछ सिद्धांत गढ़ दिए, यानी सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों को मेंडल ने अपनी एक मैगजीन के अंतर्गत पब्लिश कराया। मैगजीन का नाम है प्रोसीडिंग साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ ब्रून। इस मैगजीन के अंतर्गत बायो के अंतर्गत जो इन्होंने सिद्धांत लिए हैं वो बॉटनी एडिशन के अंतर्गत इन्होंने रखे और बॉटनी एडिशन के अंतर्गत रखने के बाद इनको पब्लिश करा दिया। समय था 1865 का। 1865 में इन सिद्धांतों को मैगजीन में पब्लिश कराया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि किसी ने भी इन सिद्धांतों को नहीं पढ़ा। किसी ने मतलब अन्य वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को नहीं पढ़ा और इसको वैश्विक रूप से मान्यता नहीं दी गई। मेंडल साहब को बुरा लगा, लेकिन ठीक है, मेंडल साहब को बुरा लगा तो इससे अपन क्या कर सकते हैं। हमें भी बुरा लगा कि वैज्ञानिक ने कुछ रिसर्च किया और उसके बाद इस संबंध में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर समय आता है 1884 का। अब इस समय क्या हुआ, आपको लग रहा होगा इस समय लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं, इस समय मेंडल साहब की मृत्यु हो गई 1665 में। 1665 में मेंडल ने अपने इन सिद्धांतों को पब्लिश कराया। पब्लिश कराने के बाद 1884 में ये व्यक्ति मर गया बेचारा, लेकिन इस सिद्धांतों को किसी ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं और उसके बाद ये आए गई सी बात हो गई। फिर आगे चल के कुछ समय बाद, लगभग 15-16 सालों के बाद, सन 1900 में एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, अपने इसी प्रकार के कुछ निष्कर्ष निकाले। अपने अलग से वो रिसर्च कर रहा था और उन रिसर्च के दौरान इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को इसी मैगजीन के अंदर पब्लिश कराना चाहा। लेकिन इस मैगजीन ने डी ब्रीज के निष्कर्षों को, यानी कि जो रिसर्च की गई थी, उन सिद्धांतों को पब्लिश करने से मना कर दिया और मना इस आधार पे किया कि ऐसे ही कुछ सिद्धांत 1865 में जो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम का वैज्ञानिक है उसने पब्लिश कराए हैं। अब बोले कि आज से 35 साल पहले कोई इन सिद्धांतों को दे चुका है और हम पागलों जैसा रिसर्च में लगे हुए हैं। कौन है वो व्यक्ति, तो बोले कि साहब वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। चर्च में पादरी थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, गार्डन में मटर के पौधे लगे हुए थे चर्च के बाहर और उसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उसके बाद हमने इसको प्लांट एडिशन में रख के पब्लिश कराया था, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं, हमने खुद नहीं पढ़ा, कोई और क्या पढ़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उसके बाद डी ब्रीज ने कहा कि एक काम करो, वो सिद्धांत की कॉपी हमको दो, हम पढ़ते हैं। फिर उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद सन 1900 में
1901 के आसपास इन्होंने इन सिद्धांतों को फिर से पब्लिश कराया और मेंडल वॉक के नाम से पब्लिश कराया। किस नाम से कराया पब्लिश? मेंडल वॉक के नाम से। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को इस बार पढ़ा। और जब मेंडल वॉक के नाम से ये सिद्धांत पब्लिश कराए गए थे तो इस समय ये सिद्धांत कितने थे? 3 थे। इसलिए आज हम ये मानते हैं मेंडल द्वारा दिए गए जेनेटिक्स के जो सिद्धांत हैं वो कितने हैं? 3 हैं। पहला जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि 3 नियम जो कि मेंडल के द्वारा कभी 1865 में दिए गए थे, जिसको किसी ने पढ़ा भी नहीं, मेंडल की मृत्यु भी हो गई और लगभग 35-36 वर्षों के बाद 1901 के आसपास इन सिद्धांतों को फिर से पब्लिश कराया गया मेंडल वॉक के नाम से, डी वरीज के सहयोग से। तब जाके इन सिद्धांतों को लोगों ने पढ़ा और ये सिद्धांत कितने थे? 3 थे। ठीक है, तीनों सिद्धांतों के नाम क्या है एक बार बता चुका हूं, आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, तो अब इन सिद्धांतों को पब्लिश कराया गया। पब्लिश कराने के बाद धीरे धीरे लोगों ने समझा और मेंडल साहब को आनुवंशिकता का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित कर दिया। अब ये सिद्धांत अपने आप में क्या कहते हैं, इन सिद्धांतों की अपनी क्या क्या मान्यताएं हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, कोई भी एक मूवी जिसके अंदर हीरो और विलन लड़ रहे हैं। ठीक है, हीरो और विलन लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि दोनों में से कौन जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है हीरो जीतेगा। जब दोनों लड़ रहे हैं तो हीरो ही जीतेगा ना, नहीं तो हीरो किस बात का। यहां पे जेनेटिक्स को समझने के साथ साथ आप ये समझिए कि वो जीतेगा जो प्रभावी होगा, यानी कि जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। स्वाभाविक सी बात है ना। तो मेंडल साहब अपना जो नियम है पहला, उसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि यदि 2 जोड़े के बीच में क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे, तो ऐसी क्रॉस में जो अगली पीढ़ी में लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। प्रभावी यानी कि जो डोमिनेंट होगा वही लक्षण दिखाएगा। यानी कि रेस में तो बहुत सारे हैं घोड़े, लेकिन जीतेगा कौन? जो प्रभावी होगा, है ना। तो इसके उदाहरण से भी अपन आगे समझने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसका थीम समझ लो। फिर इसके बाद मेंडल साहब ये बोलते हैं कि जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो भी पौधा आगे सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अगली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे वो पहली पीढ़ी से क्या होंगे? पृथक होंगे, अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, जिसको मेंडल ने कहा पृथक्करण का नियम। पहले पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं वो प्रभावी प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा प्रभाविता का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद मेंडल साहब कहते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझना है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझ लो। ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप 2 अलग अलग जोड़े, 2 अलग अलग लक्षण लेंगे और दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो लक्षण आएंगे वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। और इसी इंडिपेंडेंट होने के कारण इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। अब आप सोच रहे होगे यार कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जेनेटिक्स से एक बार में समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब धीरे से अपन शुरू से लेके यहाँ तक रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ठीक है, मेंडल साहब जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, यानी कि आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। यह ऑस्ट्रिया नामक जो देश है उसके रहने वाले थे। ठीक है, इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने मटर के पौधों पर काफी रिसर्च किया और मटर के पौधों पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने लॉ ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता के नियम दिए। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले यूज बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने आगे आने वाले समय में लगभग 1905 में किया था। क्योंकि जब मेंडल अपने इन सिद्धांतों को दे रहे हैं तो उसमें जेनेटिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक शब्द की जगह वो फैक्टर कारक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या अन्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिक शब्द जो है उसका सबसे पहले यूज जो है वो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में किया। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो याद रखना है।
अब जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स के बारे में समझ लो तो ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति यानी कि आपके इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर होते हैं या विविधताएं जो होती है उन दोनों चीजों का अध्ययन किया जाता है, विविधताओं का, वेरिएशन का, और अगली पीढ़ी में आने वाले जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के प्रभाव या इन सब चीजों से जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स यानी कि विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब मेंडल ने जो रिसर्च किए थे मटर के पौधे पर 7 लक्षण थे जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, जिसमें से पहला लक्षण था पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई को लेकर इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि यदि उनका क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में हमेशा लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि लंबा जो लक्षण है वो कैसा है? डोमिनेंट है, प्रभावी है, और बोना क्या है? अप्रभावी है, यानी कि वो पहली पीढ़ी में प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 7 कैरेक्टर थे जिस पे उन्होंने रिसर्च की। पहला था पौधे की लंबाई, दूसरा था बीज का आकार, ठीक है, तीसरा था आपका बीज पत्र का रंग। ये तीनों चीजें आपको, 7 चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा मेंडल ने किस पौधे पर रिसर्च की? तो मटर के पौधे पे की। मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों पर काम किया? तो 7 लक्षण पे काम किया। निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो ऐसी स्थिति में आपको ये याद रखने हैं कि पौधे की लंबाई पे, बीज के आकार पे, बीज पत्र के रंग पे और फूल के रंग पे, फूल के स्थान पर, फूल कहाँ लग रहा है, अक्षीय स्थिति में लग रहा है या अंतिम छोर पे लग रहा है, इस स्थिति में। ठीक है, फली के आकार पर और फली के रंग, यानी कि टोटल इन 7 लक्षणों पर मेंडल ने क्या किया है? काम किया है। और काम करने के दौरान इन्होंने अपने लक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला है और इस निष्कर्ष को ही आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम नाम दिया गया। ठीक है, अब ये नियम कौन से हैं, क्या है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा के पहले आपको ये समझ लेना है कि ये कुछ 6 शब्दावली हैं, ये शब्द हैं जो आगे आने वाले सिद्धांतों में यूज होंगे, तो उनको पहले समझ लें आखिरकार ये होते क्या हैं। ठीक है, एक है कारक। मेंडल ने कारक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका संबंध हमें जीन से लगाना है। जीन क्या होते हैं? जीन हम पिछले लेक्चर में काफी लंबे समय से पढ़ चुके हैं। जीन आनुवंशिक इकाई होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होती हैं या उससे निर्भर होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। तो कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी कारक होता है, एक अप्रभावी होता है। यानी कि एक डोमिनेंट जीन होगा, एक डोमिनेंट नहीं होगा। तो कारक की बात करेंगे तो मेंडल साहब ने कारक शब्द इस्तेमाल किया है, और कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। और पहली पीढ़ी में जो दिखाई देगा वो प्रभावी होगा और जो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा वो प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मेंडल ने बताया। फिर उसके बाद एलील। एलील क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं उनके जोड़े को एलील कहा जाता है। जैसे कोई एक पौधा है, जैसे पौधे की लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबा जो लक्षण है उस लंबे लक्षण को बताने के लिए हमने 2 कैपिटल टी इस्तेमाल की है। क्यों की है? क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में आते हैं, कभी एक गुणसूत्र नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने कैपिटल टी का सहारा लिया है। तो कैपिटल टी यहाँ क्या हो जाएगी? एलील हो जाएगी। और यदि लंबे की जगह हम बोना लक्षण रखते हैं तो बोना जो होगा, इस बोने को प्रदर्शित करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल की जगह स्मॉल टी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो स्मॉल टी है वो भी एलील है, यानी कि गुणसूत्रों को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? एलील कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है लक्षण। तो यहाँ पे लक्षण से अभिप्राय 2 चीजों से है। एक है आपकी जेनेटिकल स्टडी के दौरान प्राप्त हुए लक्षण जिन्हें हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप लक्षण। और एक जो होते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर, यानी कि फिनोटाइप। इस बार राइटिंग अच्छी आ रही होगी, ठीक है, ध्यान से लिखते भी जाना। जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीन की स्टडी करने के बाद जिस कैरेक्टर को हम देखते हैं वो जीनोटाइप कैरेक्टर कहलाते हैं। और दूर से ही ऐसे फिजिकल स्टडी करने के बाद हमको पता चल जाता है मॉर्फोलॉजिकली, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एक जानवर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा उसके 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, पूंछ है। हमको देखोगे तो पता चलेगा 2 पैर है
और 2 आंखें हैं, कान, इस तरीके से जो मॉर्फोलॉजिकली लंबाई कितनी है कितनी नहीं है, 2 व्यक्ति खड़े हैं जिसमें से एक व्यक्ति लंबा है एक लंबा नहीं है या सेम हाइट है, सारी चीजें हमको देख के ही पता चल जाएंगी। तो जो दूर से देख के ही पता चल रहे हैं वो लक्षण आपके कहलाते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर। और फिनोटाइप कैरेक्टर के पीछे का जेनेटिकल स्टडी करने के बाद जो जेनेटिक कारण पता चलता है उसको कहते हैं हम जीनोटाइप कैरेक्टर। ठीक है, अब पीढ़ी का मतलब होता है यहाँ पे हमें 2 पीढ़ियों का अध्ययन करना होता है, एक पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, यानी कि F1 और F2 से इसको प्रदर्शित करते हैं। F1 का मतलब पहली पीढ़ी, F2 का मतलब दूसरी पीढ़ी। ठीक है, ये पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का मतलब जब इन दोनों के बीच में पहली बार मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण दिखाई देता है वो आपकी पहली पीढ़ी के लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद जब आपस में क्रॉस होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फिर उसके बाद जो लक्षण दिखते हैं उसको हम कहते हैं दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 जनरेशन। ठीक है, तो मेंडल ने 2 जनरेशन पर रिसर्च की, उसके बाद अपने सिद्धांत दिए हैं। फिर ये क्रॉस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस यहाँ पे 2 प्रकार से कराए जा रहे हैं। एक लक्षण के बीच में जब क्रॉस कराया जा रहा है तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यदि 2 लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही लक्षण, जैसे तने की लंबाई, तने की चौड़ाई, बीज का आकार, बीज का रंग, जो भी एक लक्षण। और यदि 2 लक्षण की बात करेंगे तो तने की लंबाई और तने की चौड़ाई 2 लक्षण हो गए, बीज का आकार और बीज का रंग 2 लक्षण हो गए। यानी कि 2 लक्षणों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, और एक ही लक्षण के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिर उसके बाद है परागण। चूंकि इन्होंने पौधे पर रिसर्च किया था इसलिए पौधे के अंदर पराग कणों का उड़कर दूसरे मतलब मेल के बाद फीमेल के ऊपर पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। और परागण की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के ऊपर अपने आप पहुंच जाते हैं, जिसके लिए किसी दूसरी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें दूसरों का सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि भंवरा, सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ठीक है, तो अब भंवरे के द्वारा, भंवरा किसी एक फूल पे बैठा तो उसके पैर में, पंख में क्या हो गए, वो मेल गैमेट्स थे वो चिपक गए, फिर दूसरे के ऊपर बैठा वो वहां गिर गए। अगर वो फीमेल गैमेट होगी तो वो रिसीव कर लेगी और उसके बाद फूल खिल जाएगा। तो भंवरे ने खिलाया ना फूल और फूल को राजकुमार ले गया, तो भंवरे को दिक्कत नहीं तो अपने को क्या दिक्कत। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं परागण की क्रिया, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वपरागण और दूसरे को कहते हैं पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है जिसके माध्यम से आपको क्या हो जाए, चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। जीन शब्द का सबसे प्रथम पहले जो प्रयोग है वो जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में किया है। जीन शब्द का है ना, जीन शब्द का यूज सबसे पहले 1909 में किसने किया है? जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए लिख दिया अलग से। और बाकी का जो जेनेटिक शब्द है इसका यूज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक है वो है बेटसन। ठीक है, यहाँ पे 3 वैज्ञानिक के नाम आ चुके हैं। पहला आ चुका है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, और दूसरा नाम आ चुका है बेटसन जो कि जेनेटिक शब्द को देने वाला वैज्ञानिक है, और तीसरा है आपको जीन शब्द का परिचय कराने वाला या जीन शब्द के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला वो है जॉनसन या जोहानसन। ठीक है, जोहानसन नाम का वैज्ञानिक जिसने 1909 में जीन शब्द दिया। यानी कि उसके पहले ये जो मेंडल साहब हैं वो जीन नहीं कारक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, फैक्टर इस्तेमाल कर रहे थे। और फैक्टर कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। ठीक है, इसी बीच में एक वैज्ञानिक और छिपा हुआ है जिसका नाम है डीब्रीज। डीब्रीज ने इन सब चीजों को प्रकाश में लाया। ठीक है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते हम कुछ चीजों को समझ चुके हैं। इसके बाद अब हम इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। ये 3 जो सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है आपका प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंट या डोमिनेंस।
दूसरा है पृथक्करण का नियम, यानी कि जो चीजें हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। तो पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मों की शुद्धता का नियम। युग्म यानी कि गैमेट्स जो होते हैं उनकी शुद्धता का जो नियम है वही कहलाता है आपका पृथक्करण का नियम, और इसी को आप विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब इन नियमों को समझें अपन एक एक करके। पहला नियम क्या कहना चाह रहा है? पहला नियम वही वाली बात जो अपन ने अभी लड़ाई के माध्यम से समझी थी, यानी कि हीरो और विलन के बीच में लड़ाई हो रही है तो कौन जीतेगा? हीरो जीतेगा। हीरो क्यों जीतेगा? क्योंकि हीरो प्रभावी है। तो मेंडल साहब यही कह रहे हैं कि मान के चलो तने की लंबाई एक लक्षण जो अपन ने ले ली है, इसको हम समझते हैं। तने की लंबाई यानी कि अगर तना लंबा है तो उसके एलील अपन कैपिटल टी के हिसाब से लिख देंगे। अगर तना लंबा नहीं है तो ऐसी स्थिति में तना कैसा होगा? वो बौना होगा, यानी कि पौधा कैसा है? बौना है, छोटा है। तो ऐसी स्थिति में इसके एलील हम लिख देंगे स्मॉल टी, ठीक है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो एक ही लक्षण है तो क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये वाला टी इस टी के साथ मिक्स करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ अगर क्रॉस कर जाएगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ क्रॉस कर जाएगा तो ये भी इस तरीके से दिखाई देगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा लंबे और बोने पौधे के बीच में, तो पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमको जो पौधे मिलेंगे वो कैसे पौधे मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे हाइब्रिड, यानी कि दोनों लक्षण आपस में क्या हो चुके होंगे? मिक्स। लंबा और बोना दोनों लक्षण आपस में क्या हो चुके होंगे? मिक्स हो चुके होंगे, ठीक है। लंबे और बोने लक्षण आपस में मिक्स हो चुके होंगे। लेकिन जब हम इसकी जेनेटिकल स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा ये दोनों, ये सारे के सारे हाइब्रिड हैं। लेकिन अगर हम इसका मॉर्फोलॉजिकली स्टडी देखेंगे तो हमें सारे के सारे पौधे कैसे दिखेंगे? लंबे दिखेंगे। तो सारे पौधे कैसे हैं? हाइब्रिड हैं और लंबे हैं। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर अगर अपन देखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे 100% कैसे मिलेंगे? हाइब्रिड, और 100% कैसे मिलेंगे? लंबे। सारे पौधे लंबे होंगे और कैसे होंगे? हाइब्रिड होंगे। तो ये हाइब्रिड हैं और लंबे हैं, तो लंबा लक्षण क्या है? प्रभावी है। इसलिए ये सारे के सारे पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे दिखाई दे रहे हैं। और इसी आधार पर मेंडल साहब क्या बोल देते हैं कि प्रभाविता का नियम जो है वो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, यानी कि लंबे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में आपको सारे के सारे पौधे कैसे मिलेंगे? लंबे मिलेंगे। आप में से कुछ किसान भी होंगे, ठीक है। किसान भाई लोग, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट से, जब भी अगली फसल बोनी होती है तो बीज मार्केट से लेके आते हैं घर में। जैसे पिछली फसल जो हुई है उस फसल से जो भी घर में बीज रखा है वो बीज नहीं बोते, हर बार बीज बोने के लिए मार्केट से उनको नया बीज लाना होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है। मान के चलो उन्होंने पहले क्या किया था? अच्छा, इसको समझने के पहले अपन क्या कर लें, इस सिद्धांत को कंप्लीट कर लें, फिर इस बात को मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर अब इसके बीच में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि आपस में क्या करेंगे? ये मिक्सअप करेंगे। तो जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद, जैसे कि ये जो लक्षण आए थे आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये इसके साथ क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी बनाएगा, और ये इसके साथ क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखना है। पहले स्मॉल नहीं आएगा, पहले कैपिटल ही आएगा। और उसके पीछे का कारण क्या है कि प्रभावी लक्षण है लंबा, इसलिए वो पहले ही प्रदर्शित होगा, ठीक है। और जब इस तरह के लक्षण आप देखेंगे तो ये क्या है? आपका 100% क्या है? लंबा है, और ये 100% बोना है। लेकिन ये दोनों लंबे तो हैं बट कैसे हैं? हाइब्रिड रूप से लंबे हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्या?
जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, ये उसका जीनोटाइप कैरेक्टर आ जाएगा, जीनोटाइप अनुपात आ जाएगा। और फिनोटाइप अनुपात देखेंगे तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 लंबे हैं और 1 बौना है, तो 3:1 ये आ जाएगा आपका फिनोटाइप कैरेक्टर। तो जीनोटाइप फिनोटाइप अलग अलग कैरेक्टर आते हैं। और फिनोटाइप कैरेक्टर क्या कहलाता है आपका, जीनोटाइप कैरेक्टर क्या कहलाता है आपका, अलग अलग स्थिति को प्रदर्शित करता है। जीनोटाइप उसके जीन की स्थिति को बताता है जिसमें एक पूर्णतः शुद्ध लंबा है, 2 हाइब्रिड लंबे हैं और 1 बौना है, ठीक है। और फिनोटाइप कैरेक्टर क्या बताता है, टोटल 3 लंबे हैं और 1 बौना है, ठीक है। अब उस स्थिति को समझते हैं जो किसान भाई लेके आ रहा है बीज, ठीक है। जैसे मान के चलो एक वो बीज लेके आया, ठीक है, और उसने वो बीज बो दिए, तो पहली पीढ़ी में आपको जो भी पौधे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, लंबे लंबे मिलेंगे, ठीक है। पहली पीढ़ी में वो सारे के सारे लंबे ही मिलेंगे ना, क्योंकि लंबापन क्या है, प्रभावी है। लंबापन क्या है, प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है, तो सारे के सारे पौधे लंबे मिलेंगे। फिर ऐसी स्थिति में उसने जो बीज प्राप्त किए थे उसमें से जो फसल बोई थी उस फसल में से कुछ बीज अगर वो बचा लेगा और इन्हीं बीजों को अगली बार बो देगा, तो ऐसी स्थिति में इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो लक्षण दिखेगा वो ये वाला लक्षण दिख जाएगा कि इधर से आपके 3 पौधे यानी कि 75% पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, और 25% पौधे यानी कि 1 अनुपात का मतलब लगभग 25% पौधे कैसे होंगे, वो लंबे नहीं होंगे। यानी कि फसल क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी, लगभग 25% फसल क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए किसान हर बार जब अगली बार बीज बोता है तो फिर से वो नए बीज ही लाता है, और वो नए बीज जो होंगे वो कौन से बीज होंगे, F1 यानी कि पहली पीढ़ी के बीज होंगे, हाइब्रिड बीज होंगे, जिससे सारे के सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, हाइब्रिड होंगे। अंदर से उसके अंदर लंबा और बौना दोनों लक्षण होगा, लेकिन दूर से देखने पे आपको वो लंबे ही दिखेंगे। इसीलिए आप कहते हैं ना, आज की दुनिया में जो कुछ भी इंसान खा रहा है सारी की सारी कैसी खा रहा है, हाइब्रिड खा रहा है। हाइब्रिड क्यों खा रहा है, क्योंकि उससे उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई किसान, जैसे आप किसान हैं, आपके घर वाले बड़े भाई या मम्मी पापा वगैरह जो भी खेती कर रहे हैं या आप भी खेती कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बीज लें तो मार्केट से खरीद कर लें, पुराने बीजों को ही उपयोग ना करें, क्योंकि पुराने बीजों का उपयोग करने से आपकी जो फसल होगी वो 25% फसल खराब होने की संभावना रहेगी, ठीक है। ऐसा जेनेटिक्स के आधार पर अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में इसको समझें कैसे, तो समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब हीरो और विलन आपस में लड़ते हैं, तो हीरो जब विलन आपस में लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हीरो ही जीतता है, क्योंकि हीरो प्रभावी है। तो हीरो प्रभावी है यानी कि पहली फाइट हीरो ही जीतेगा, ठीक है। दूसरी फाइट जब होगी तो हीरो कभी हार जाएगा, कभी विलन हार जाएगा, कभी इस तरह की चीजें यानी कि अलग अलग हो जाएंगी, रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा, फिर एंड में हीरो ही जीतेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे और दूसरी पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन के बाद ये लक्षण बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, विसंयोजित हो जाएंगे। किसी भी माध्यम से एक शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लेना और उसको याद कर लेना, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपका लक्षण क्या हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है। पहले सेम थे, हाइब्रिड थे, लेकिन अब कुछ प्योर हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेंडल साहब ने अपना 2 नियम कहीं ना कहीं क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो यहाँ ये कहते हैं यदि 2 लक्षणों को एक साथ लेके चला जाए तो दोनों लक्षणों के आपस में क्रॉस होने के बाद पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही आएंगे, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही आएंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया, ठीक है। जो शब्दावली लिखी है उस पर ध्यान देना, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार जब किसी पौधे के लक्षणों के 2 जोड़े, कितने जोड़े, 2, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते तने की लंबाई और बीज का आकार, नहीं, एक ही स्थिति के 2 लक्षण होने चाहिए। जैसे बीज का आकार है तो बीज का रंग ले लो, तने की लंबाई है तो चौड़ाई ले लो, तने की लंबाई तने का रंग ले लो। ऐसा नहीं कर सकते आपके 2 अलग अलग कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के 2 प्रतिरूप हो सकते हैं,
ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जब किसी पौधे के लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन द्वारा यानी कि पृथक्करण के द्वारा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, यही आपको सीधा सीधा भाषा शैली लिख के आ जानी है। यदि आप मेंस के विद्यार्थी हैं तो 3 नंबर में जब पूछा जाए तो यही लिख देना, 1 2 3 लाइन, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इस नियम को आनुवंशिकी का नियम भी कहते हैं, यानी कि जो पृथक्करण का नियम है, सॉरी ये स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इसी नियम का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिकी का नियम। या प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से विसंयोजन का नियम किसे कहते हैं, तो पृथक्करण के नियम को कहते हैं। निम्नलिखित में से आनुवंशिकता का नियम किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को कहते हैं। निम्नलिखित में से युग्मकों की शुद्धता का नियम किसके कहते हैं, तो पृथक्करण के नियम को कहते हैं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई था उसको। तो इस नियम का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिकी का नियम। ठीक है, मेंडल ने इस नियम को द्विसंकर क्रॉस यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से क्या किया है? समझाने का प्रयास किया है। तो अपन समझ लेते हैं, जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया है तो यहाँ हमने जो लक्षण लिए हैं उन लक्षणों को ध्यान से देखना कि हमने लिया है बीज का आकार और रंग। तो आकार क्या है? हमने कुछ बीज गोल ले लिए हैं और कुछ पीले ले लिए हैं। मतलब वो जो बीज हैं वो गोल हैं और पीले हैं, और उसके अलग कुछ दूसरे आपको गोल की जगह झुर्रीदार दिखाई दे रहे होंगे और पीले की जगह हरे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हमने इसके एलील को बनाने का प्रयास किया। गोल यानी कि राउंड राउंड, पीला यानी कि येलो येलो। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टर बना दिए हैं एलील के रूप में। अब इन्हीं के एलील को अपोजिट लिखते समय अपन क्या लिख देंगे? उसको स्मॉल में लिख देंगे, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा और स्मॉल वाई हो जाएगी। तो ये इसके एलील है जो इस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो झुर्रीदार और हरा है, और ये इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि ये गोल है और पीला है। जब पहली पीढ़ी में इसका क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में जब ये क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद कौन से लक्षण आएंगे? मेंडल साहब के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण आएंगे। प्रभावी लक्षण यानी कि इधर से एक कैपिटल आर आ जाएगा, उधर से एक स्मॉल आर आ जाएगा, इधर से एक कैपिटल वाई आ जाएगी, उधर से एक स्मॉल वाई आ जाएगी। यानी कि सारे कैरेक्टर कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और देने के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो पौधा है वो कैसा पौधा है? वो ये गोल है और पीला है। हालांकि हाइब्रिड है लेकिन देखने में आपको गोल और पीला ही नजर आएगा। ये इसकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद ये लक्षण पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाएंगे, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। अब बोर्ड में कुछ चीजें मैंने ऐसे बना दी हैं, आपको एक एक करके ध्यान रखनी है। ये मेल के कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहे हैं और ये फीमेल के कैरेक्टर को नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं। इन चीजों को मैं बनाता हूं। जैसे इस आर का इस आर के साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पे वाई कैपिटल हो गया ना, ये थोड़ा गलती से हो गया है, इसको कैपिटल वाई बना लेना, काले से ही बना देते हैं। ठीक है, ये कैपिटल वाई ही है, ये तो मिक्स हो जाएगा स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी कैपिटल है। टाइप करने वाले को होश नहीं था, यहाँ नियम ही बदल दिया उसने। ठीक है, यहाँ ठीक है, इधर ठीक है। तो कुल मिला के कैपिटल आर दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल है। फिर उसके बाद ये कैपिटल आर ये वाला पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ क्रॉस, फिर इस तरह से अपन आगे सीरीज बढ़ाते आएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे पूरा भर देना है। आप भी भरो कॉपी पेन में, मैं भी यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, इधर स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। बहुत ये कैपिटल स्मॉल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब है तो करना ही पड़ेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई। फिर इस प्रकार से आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। इन लक्षणों को ध्यान से देखना, फिर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना। ये टेबल फॉर्म में रेडी हो गई है, इस टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना है, इस टेबल को पढ़ना है, जिससे हमारे निष्कर्ष निकल जाएं और परीक्षा में प्रश्न बन जाएं, ठीक है। ये हो गई आपकी टेबल। चलो, अब इस पौधे को आप देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? ये पौधा नजर आएगा पूरी तरीके से गोल और कैसा? ये पूरी तरीके से गोल और कैसा है? पीला है, येलो, दोनों कैपिटल में है, ठीक है। इस तरीके से पूरा निष्कर्ष निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो फिनोटाइप अनुपात है वो 9:3:3:1 के रेशियो में प्राप्त होगा। फिनोटाइप अनुपात क्या है? और परीक्षा में डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाएगा, F2PD के अंदर दुई हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद F2PD के अंदर जो अनुपात प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? तो इस चीज को याद कर लें, 9:3:3:1, यानी कि 9:3:3:1 के ही अनुपात में ये प्राप्त होंगे, जिसको मेंडल साहब ने कहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो ये था मेंडल के नियम। अब मेंडल के इन नियमों में दो अपवाद भी हैं। क्या है? दो अपवाद हैं, यानी कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि मेंडल क्या कह रहा है कि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आएगा। तो बोले चलो ठीक है, चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सलमान खान है, क्या है? एक सलमान खान है, अच्छा खान तो यहीं आएगा ना। और इधर कौन है आपका? अमरीश पुरी, मान लो अमरीश पुरी। एक हीरो है, एक विलन है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? जीतेगा सलमान खान, क्योंकि सलमान खान क्या है? प्रभावी है। दोनों आपस में लड़ेंगे तो पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है वही आएगा। और प्रभावी लक्षण कौन है? यहाँ हीरो, और हीरो कौन है? आपका सलमान खान। तो ऐसी स्थिति में सलमान खान पहली पीढ़ी में दिखाई देगा, और यही प्रभाविता का नियम है जो मेंडल साहब बता रहे थे अभी तक, यही था ना। लेकिन अब इस चीज को अपन अलग से चेक करते हैं। एक मैंने फूल लिया, ये जो फूल है वो लाल रंग का है। एक अलग से उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक फूल लिया, वो लाल रंग का है। एक और फूल लिया मैंने जो सफेद रंग का है। कैसे रंग का है? सफेद रंग का। एक लाल रंग का है, एक सफेद रंग का है। दोनों फूल का मैंने आपस में क्रॉस कराया, दोनों गुलाब की ले लो, दोनों फूल का मैंने क्या कराया? क्रॉस कराया। तो मेंडल साहब क्या कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होंगे वही दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में पहली पीढ़ी में, इस स्थिति में लाल और सफेद फूल के केस में जो पहली पीढ़ी में फूल प्राप्त होना चाहिए वो लाल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लाल प्रभावी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाल और सफेद फूल के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें यहाँ पर लाल फूल न प्राप्त होते, गुलाबी यानी कि पिंक रंग के फूल प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। लाल लक्षण इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। मेंडल साहब ये कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे वो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन कुछ केसेस में, यानी कि रंग के केस में, ये लक्षण प्रभावी नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपने गाय देखी होगी, चितकबरी, सफेद, काली, तो वो कैसे हो रही है? सफेद गाय, सफेद बैल, सफेद बछड़े, सफेद काली तो ब्राउन ब्राउन, अलग अलग रंग के। तो ये क्या हो रहे हैं? रंग मिक्स हो जा रहे हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता।
सह प्रभाविता को भी समझ लेते हैं। सह प्रभाविता जैसे कभी अपने सलमान खान रखा था, तो अब सलमान खान के साथ अमरीश पुरी था उधर, लेकिन यहां हम क्या रख देते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान। ठीक है, दो ले लिया हमने, सलमान खान और शाहरुख खान। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, करण अर्जुन, एक करण है दूसरा अर्जुन है। ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब बताओ कौन जीतेगा? अगर आप सलमान खान प्रेमी तो कहोगे नहीं यार सलमान खान जीतेगा, शाहरुख खान प्रेमी हो तो शाहरुख खान जीतेगा, लेकिन दोनों ही हीरो हैं, हारना दोनों ही नहीं चाहते, दोनों की ब्रांड वैल्यू हाई है, दोनों हार जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों ही जीतेंगे। अब कैसे जीतेंगे? आपने करण अर्जुन मूवी देखी होगी, जब काली माता के प्रकोप से बीच में बिजली चमकती है और उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, नहीं तो तब तक लड़ते ही रहते हैं, हारे ही नहीं दोनों, यानी कि दोनों प्रभावी हैं। पहले केस में क्या था, दोनों मिक्स हो गए थे, सफेद और लाल मिक्स हो गए थे, इसलिए अपूर्ण प्रभावी है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। और दूसरे वाले केस में क्या है कि दोनों प्रभावी है, मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सह प्रभाविता, यानी कि साथ में प्रभावी है। पहली पीढ़ी में जब ये दोनों दिखाई देंगे तो सलमान खान शाहरुख खान दोनों नजर आएंगे, ये रहे आपके सलमान खान और ये रहे आपके शाहरुख खान, दोनों साथ में नजर आएंगे क्योंकि सह प्रभावी हैं। इसको कहते हैं आनुवंशिकता के नियम का दूसरा अपवाद, सह प्रभाविता। ठीक है, किस केस में होता है, ये ब्लड के केस में होता है। जैसे एक मेल है और ये फीमेल है, इस मेल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो ऐसी स्थिति में अब जो बच्चा पैदा होना चाहिए, ऐसी स्थिति में डोमिनेंट कैरेक्टर अगर ए को मान लिया जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है, चूंकि अपने को एलील लेने हैं दो, अब इसके अंदर एक ही एंटीजन है तो हमने दूसरा एंटीजन 0 मान लिया, और ऐसी स्थिति में अगर क्रॉस कराएंगे तो ए के साथ बी का क्रॉस कराएंगे, अब ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, यानी कि दोनों प्रभावी हैं। देखो आगे, तो बच्चा जो जन्म लेगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, सह प्रभावी है। ठीक है, और ए भी हो सकता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, बी ओ का मतलब बी हो सकता है, और इधर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। यानी कि हमें केवल इससे काम है, सह प्रभाविता ये बताता है कि ऐसी स्थिति में दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित होते हैं, हो सकते हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो एक ही प्रभावी होगा, और ऐसी स्थिति में इस बात को काट देते हैं ये अपवाद। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी हैं जिनमें से आपको दो याद रखने, एक अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता, और दोनों को अपन एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, कि मेंडल का प्रभाविता का नियम पौधे के गुणों को आंशिक रूप से समझाने में असफल रहा, यानी कि थोड़ी बहुत चीजें समझाने में असफल रहा, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे पुष्प के केस में, पुष्प फा नहीं है, पा है, पुष्प का रंग अगर ये लाल है और ये सफेद है, और लाल और सफेद के बीच में क्रॉस कराएंगे तो प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल आना चाहिए, लेकिन आते कैसे हैं, गुलाबी। कैसे आते हैं, गुलाबी। तो गुलाबी फूल के प्राप्त होने के कारण इसको अपन क्या कह देते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद सह प्रभाविता को देखें तो सह प्रभाविता में पहली पीढ़ी दोनों जनक से आंशिक समानता रखती है। पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे वो दोनों ही से ही जनक यानी कि माता पिता से क्या है, समानता रखते हैं। जैसे मानव में ए बी ओ तीनों रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी के द्वारा जो होता है, इसके अंतर्गत कुछ संकेत बना दिए गए हैं जिससे समझना आसान होगा कि ये आई के ऊपर ए लगा है, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप है, आई के ऊपर बी लगा है यानी कि बी ब्लड ग्रुप है, और आई ऐसा खाली स्मॉल दिख रहा है, इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, जो नीचे संकेत में ऐसा बना दिया गया है। ठीक है, इसके आधार पर हम आगे चल के समझते हैं इस टेबल में कि प्रथम जनक और द्वितीय जनक। यदि प्रथम जनक को अपन मान लेते हैं मेल और दूसरे को फीमेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन मेल मान रहे हैं, इसको फीमेल और मेल भी मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया है मेल और इसको फीमेल। तो अगर ये बोला जाए कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और फीमेल का भी ए है, तो बच्चे का जो होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, है ना। तो ये तो प्रभावी हो गया, कोई केस बनता ही नहीं है। लेकिन अगर उसका मेल का ए और फीमेल का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों हो सकता है, तो ये हो गया ना सह प्रभावी,
है ना। तो क्या हो सकता है, सह प्रभावी दोनों प्रभावी हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो टेबल है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और एक एक करके ये फैक्ट हैं जो याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर इसके साथ हमारा ये लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर अगर किसी व्यक्ति को इस लेक्चर से संबंधित कोई डाउट पूछने तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकता है, या कमेंट बॉक्स में डाउट नहीं पूछता है तो ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना चाहिए, जो कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा और हम और नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपका साथ सबका विकास, ठीक है। तो चलते हैं, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।